Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel लर्न कॉन्स्टेंट। लर्न कॉन्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6 हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर 7 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में। और चैप्टर 7 के अकॉर्डिंग जो आपका हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 का जो डिस्कशन है, डिस्कशन 7 आपका होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं नोट्स वगैरह के लिए तो आप लोग इस वीडियो सेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने पर्टिकुलर नोट्स आप लोग अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं अपने टीचिंग एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं, आपको या वीडियो सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6 हिस्ट्री का लेसन 7 फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर, यानी कि एक जो आपका लेसन है, लेसन 7 फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर, यानी कि एक राज्य से एक साम्राज्य तक किस तरीके से स्थापना हुई। और फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं लेसन 7 में अशोक द ग्रेट एम्पायर के बारे में, कि जो आपके अशोक सम्राट हैं किस तरीके से उन्होंने शासन किया और उनके शासन काल में किस तरीके से क्या-क्या परिवर्तन हुए, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन 7 में फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। और फ्रेंड्स, ये आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा यह वीडियो सेशन। और फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन को आप लोग लास्ट तक देखें ताकि आपको हर एक एनसीईआरटी कंटेंट और हर एक लेसन का टॉपिक आपको क्लियर हो सके इस वीडियो सेशन के माध्यम से। और फ्रेंड्स, ये आपके एनसीईआरटी बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, यूपी टेट और अदर टेट एग्जाम्स के लिए, केवीएस, नवोदय, डीटीपीएससी और टीजीटी एसएसटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके वीडियो सेशन। और ये आपका जो सेशन रहेगा आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी कंटेंट और एनसीईआरटी टॉपिक को समझने में और भी आसानी होगी। और जो आप क्लास 6 का एसएसटी का हिस्ट्री सेक्शन का आपका जो डिस्कशन है, डिस्कशन 7 रहेगा लेसन 7 के अकॉर्डिंग। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी कंटेंट जो है पढ़ने में और भी मज़ेदार लगने लगेगा और आपको एनसीईआरटी कंटेंट आप हर एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो सेशन के माध्यम से। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 6 की ठीक है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है अवर पास्ट हमारे अतीत। और फ्रेंड्स, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हिस्ट्री की जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में भी अवेलेबल है। और यह आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये आपका कंटेंट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अशोक द ग्रेट एम्परर। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है, अशोक द एम्परर हु गेव अप वॉर। फ्रेंड्स, आपका लेसन 7 है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। फ्रेंड्स, इसमें आपको अशोक और युद्ध त्यागने वाले जो आपके सम्राट हैं अशोक के बारे में आपको इस लेसन में आपको मिल जाएगा हिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो आपकी क्लास 6 की है। और सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन। हैव यू वंडर्ड हु यूज्ड टू लिव इन अ विलेज एंड हाउ डिड दे बिगेन देयर एग्रीकल्चर एंड लाइफ प्रोसेस? क्या आपने कभी सोचा कि गांव में कौन रहता था और उन्होंने अपनी गृहस्थी और जीवन प्रक्रिया कैसे शुरू की? और महत्वपूर्ण, गांव और संपन्न शहर एक ऐसा अध्याय है जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि लोहे के औजार और कृषि कैसे प्रचलन में आए। और हम इन सब बातों को हल्के में लेते आ रहे हैं, लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय है जो आपको कृषि के आरंभ तक ले जाएगा। आउट ऑफ दिस वेबसाइट, क्या आपने कभी सोचा कि गांव में कौन रहता था और उन्होंने अपनी कृषि और जीवन प्रक्रिया कैसे शुरू की? महत्वपूर्ण, गांव जो आपके हैं और संपन्न शहर एक ऐसा अध्याय जो आपको एक समझने
यह समझने में मदद करेगा कि लोहे के औजार और कृषि की कैसे प्रचलन में आए। हम इन सब बातों को हल्के में लेते आ रहे हैं, लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय है जो आप कृषि के आरंभ तक ले जाए। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी में गिवन है रोशन रुपीज, रोशन के रुपए। रोशन ने अपने दादाजी द्वारा उसके जन्मदिन पर दिए गए कुरकुरे नोटों को थाम लिया। हालांकि वह नई सीढ़ी खरीदना चाहती थी, लेकिन वह नए नोटों को देखना और महसूस करना भी चाहती थी। तभी उसने देखा कि उन सभी पर दाई और गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा छपा हुआ है और बाईं ओर शेरों का एक छोटा सा समूह है। उसे आश्चर्य हुआ कि शेर वह किस लिए है वहां पर नोट पर। आइए जानते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है द लॉयन कैपिटल, जिसको हम कह सकते हैं सिंह राजधानी। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे नोटों और सिक्कों पर जो शेर दिखते हैं उनका इतिहास बहुत पुराना है और इन्हें पत्थर में तराश कर सारनाथ में एक विशाल पत्थर के स्तंभ के ऊपर रखा गया, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है लेसन 7 में। और जो आपके अशोक हैं, अशोक ग्रेट, अशोक इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक था और उसके निर्देशों पर स्तंभों के साथ चट्टान की सतहों पर भी शिलालेख अंकित किए गए थे। और इससे पहले कि हम जाने कि इन शिलालेखों में क्या लिखा था, आइए देखेंगे कि इस इनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। सबसे पहला आपको दिया गया था एम्पायर that Ashoka ruled was founded by the grandfather Chandragupta Maurya more than अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उस उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 600 साल पहले ही की थी। चंद्रगुप्त को चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति का समर्थन प्राप्त था। चाणक्य के कई विचारों को अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखा गया है। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें डायनेस्टी, जिसको हम कहते हैं राजवंश। क्या कहते हैं? राजवंश। जो आपका राजवंश है, जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक शासक बनते हैं, परिवार को अक्सर राजवंश कहा जाता है। मौर्य एक राजवंश था जिसमें 3 महत्वपूर्ण शासक थे, चंद्रगुप्त, उनके बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे अशोक। नेक्स्ट है साम्राज्य में कई शहर थे, जैसा आपको मैप में दर्शाया गया है। आपको मैप गिवन है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हिस्ट्री की लेसन 7 में। और साम्राज्य में कई शहर थे, इसमें से जो आपकी राजधानी थी, इनमें राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन शामिल थे। तक्षशिला जो आपकी थी मध्य एशिया सहित उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था, जबकि उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। मर्चेंट ऑफिशियल क्राफ्ट पर्सन, इन शहरों में संभवतः व्यापारी, अधिकारी और शिल्पकार रहते थे। अन्य क्षेत्रों में किसानों और चरवाहों के गांव थे और मध्य भारत जैसे कुछ क्षेत्रों में जंगल थे जहां लोग वन उपज इकट्ठा करते थे और उन्हें भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते थे। साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। दे प्रोबेबली ए डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, संभवतः वे भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन खाते थे और भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते थे। जैसा आपको मैप है गिवन है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, इसमें जिन स्थानों पर अशोक के शिलालेख पाए गए हैं और उन्हें लाल बिंदुओं से चिन्हित किया गया है आपके मैप में, जैसा आप लोग देख सकते हैं। ये साम्राज्य में शामिल थे। उन देशों के नाम बताइए जहाँ अशोक के शिलालेख ये आपको मैप में गिवन है, जहाँ पे रेड मार्क किया गया है। नेक्स्ट है हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम, साम्राज्य राज्यों से किस प्रकार भिन्न था, अलग था। आइए जानते हैं। एम्पायर नीड मोर रिसोर्सेज देन, सम्राटों को राजाओं की तुलना में अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उन्हें बड़ी सेनाओं द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। सो आल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ द ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस, इसलिए उन्हें एक कर इकट्ठा करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारियों की भी आवश्यकता होती। रूलिंग द एम्पायर, साम्राज्य पर किस तरीके से शासन किया जाता था। क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरीके से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र के आसपास का जो क्षेत्र था सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। इसका मतलब था कि किसानों, चरवाहों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर वसूलने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे जो उस क्षेत्र के गांव और कस्बों में रहते थे। अधिकारी उन लोगों को दंडित भी करते थे जो शासक के आदेशों का पालन नहीं करते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन दिया गया और संदेश वाहक इधर उधर घूमते रहते थे और जासूस अधिकारियों पर नजर रखते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, और निश्चित रूप से इस सम्राट शाही परिवार के सदस्यों और वरिष्ठ मंत्रियों की मदद से उन सभी को देख रेख में
रखता था और उनकी देख रेख करता था। नेक्स्ट है देयर वेयर अदर एरिया और प्रोविंसेस। अन्य क्षेत्र या प्रांत भी थे और उनमें से प्रत्येक पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। और यद्यपि आपका पाटलिपुत्र से कुछ हद तक नियंत्रण था और शाही राजकुमारों को अक्सर राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था, फिर भी संभवतः स्थानीय रीति रिवाजों और नियमों का पालन किया जाता था। इसके अलावा उन केंद्रों के बीच विशाल क्षेत्र थे जहाँ मौर्य ने सड़कों और नदियों पर नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल करने की कोशिश की। परिवहन के लिए महत्वपूर्ण थे और कर और श्रद्धांजलि के रूप में भी जो भी संसाधन उपलब्ध थे उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र हमें बताता है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबलों के लिए था तथा दक्षिण भारत सोना और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। यह संभव है कि ये संसाधन श्रद्धांजलि के रूप में भी इकट्ठा किए जाते थे। नेक्स्ट अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें ट्रिब्यूट के बारे में बताया गया है और द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी के बारे में आपको बताया गया। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिब्यूट क्या है। करों के विपरीत जिन्हें नियमित आधार पर इकट्ठा किया जाता था। कर तब इकट्ठा किया जाता था तब जब यह संभव होता था कि उन लोगों से जो कम या ज्यादा स्वेच्छा से विभिन्न चीजें देते थे। इसके अलावा यह जंगली इलाके भी थे। इन इलाकों में रहने वाले लोग कमोबेश स्वतंत्र थे, लेकिन उनसे मौर्य अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, शहद और मोम उपलब्ध कराने की उम्मीद की जाती थी। अब आपको एक बॉक्स दिया गया जिसमें सम्राट और राजधानी के बारे में आपको दिया गया मेगस्थनी एक राजदूत था जिसे पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मंगेस्थनी ने जो कुछ देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि यह उनके विवरण का एक अंश दिया गया जिन अवसरों पर सम्राट सार्वजनिक रूप से उनके रक्षक और उनके सुनहरी पालकी में ले जाया जाता है और उनके रक्षक सोने और चांदी से सजे हाथी पर सवार होते थे। कुछ रक्षक पेड़ लेकर चलते थे जिन पर प्रशिक्षित तोतों के झुंड सहित जीवित बच्चे सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते थे। राजा आमतौर पर सशस्त्र महिलाओं से घिरा रहता है। इसे डर है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर सकता है। खाने से पहले भोजन चखने के लिए उनके पास विशेष सेवक है। वह कभी भी 2 रातों तक एक ही शयन कक्ष में नहीं सोता है। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में उन्होंने लिखा है कि यह एक बड़ा और जो आपका खूबसूरत शहर है। यह चारों ओर से घिरा हुआ है। एक विशाल जो आपकी दीवार है द्वारा इसमें 570 मीनार और 64 द्वार हैं, दरवाजे हैं, जो 2 और 3 मंजिल घर लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी लकड़ी का है और पत्थर की नक्काशी से सजाया गया है। यह पक्षियों को रखने के लिए बगीचों और बाड़ों से घिरा हुआ है। जैसे आपको दिया गया है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। यह आपका था सम्राट और राजधानी के बारे में और ये आपका था ट्रिब्यूट। नेक्स्ट है अशोका आ यूनिक रूलर। कि जो आपके अशोक थे, अशोक एक अद्वितीय शासक थे। सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक था। वह पहला शासक था जिसने शिलालेख के माध्यम से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया और अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अशोकास वार्स इन कलिंगा। कलिंग में अशोक का युद्ध। कलिंग तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम आपको मैप नंबर 5 में आपको देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 63 में आप लोग देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। अशोक ने कलिंग पर विजय पाने के लिए युद्ध लड़ा। हालांकि जब उन्होंने हिंसा और रक्तपात देखा तो वे इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने आगे कोई युद्ध न लड़ने का निर्णय लिया। विश्व के इतिहास में एकमात्र राज्य है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय अभियान छोड़ दिया। नेक्स्ट अब आपको दिया गया अशोकास इंक्रिमिनेशन डिस्क्राइब द कलिंगा वॉर। कलिंग में अशोक का युद्ध। कलिंग तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम आपको मैप नंबर 5 में आपको देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 63 में आप लोग देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। अशोक ने कलिंग पर विजय पाने के लिए युद्ध लड़ा। हालांकि जब उन्होंने हिंसा और रक्तपात देखा तो वे इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने आगे कोई युद्ध न लड़ने का निर्णय लिया। विश्व के इतिहास में एकमात्र राज्य है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय अभियान छोड़ दिया। नेक्स्ट अब आपको दिया गया अशोकास इंक्रिमिनेशन डिस्क्राइब द कलिंगा वॉर। यानी कि कलिंग युद्ध का वर्णन करने वाला अशोक का शिलालेख। अशोक ने अपने एक शिलालेख में यह घोषणा की, अनाउंसमेंट किया, डिक्लेयर किया कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। लगभग 1.5 लाख लोग पकड़े गए और 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। इसमें से मैं दुखी हो गया क्योंकि
जब भी किसी स्वतंत्र भूमि पर कब्जा किया जाता था, लाखों लोग मारे जाते थे, कई लोग बंदी बना दिए जाते थे, ब्राह्मण साधु भी मारे जाते थे। जो लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों और अपने दासों और नौकरों के प्रति दयालु होते हैं, वे मर जाते हैं या अपने परिजनों को खो देते हैं। इसलिए मैं दुखी हूँ और मैंने धर्म का पालन करना और तथा दूसरों को भी इसके बारे में सिखाने का निर्णय लिया। मेरा मानना है कि लोगों को बलपूर्वक जीतने की अपेक्षा धर्म के माध्यम से जीतना कहीं बेहतर है। मैं यह संदेश भविष्य के लिए लिख रहा हूँ ताकि मेरे बाद मेरा बेटा और पोता युद्ध के बारे में ना सोचें। इसके बजाय उन्होंने यह सोचना चाहिए कि धर्म का प्रसार कैसे किया जाए। कलिंग युद्ध ने युद्ध के प्रति अशोक के दृष्टिकोण में किस प्रकार परिवर्तन किया। धर्म संस्कृत शब्द का जो मतलब है कि धर्म, धर्म का प्राकृत शब्द है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द अशोक धर्म। अशोक का धर्म क्या था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा या बलि शामिल नहीं थी। उनका मानना था कि जिस तरह एक पिता अपने बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करता है, उसी तरीके से यह कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को भी शिक्षा दे। यह वह बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित था। जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने लेसन 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया था बौद्ध धर्म में, यानी कि किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए। जैसे इंसानों का जीवन है, उसी तरीके से जो जीव जंतुओं का भी जीवन। अब आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें दिया गया रामपुरवा बैल। इस बारीक पॉलिश पत्थर की मूर्ति को देखिए। यह बिहार के रामपुरवा में पाए गए मौर्य स्तंभ का हिस्सा था और अब इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय के मूर्तिकारों के कौशल का एक उदाहरण है। ऐसी कई समस्याएं थी जो उससे परेशान कर रही थी। साम्राज्य में लोग अलग अलग धर्मों का पालन करते थे और इससे कभी कभी संघर्ष भी होता था। जानवरों की बलि दी जाती थी और दासों नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार और पड़ोसियों के बीच झगड़े भी होते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं को हल करना उसका कर्तव्य था। इसलिए उन्होंने धम्म महामत के नाम से जाने जाने वाले अधिकारियों को नियुक्त किया जो जगह जगह जाकर लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा देते थे। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेशों को चट्टानों और स्तंभों पर अंकित करवाया और अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उनके संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो इसे स्वयं नहीं पढ़ सकते। अशोका आल्सो सेंट मैसेंजर टू स्प्रेड आइडिया अबाउट धर्मा टू अदर लैंड्स। अशोक ने धर्म के बारे में विचारों को अन्य देशों में फैलाने के लिए दूत भेजे, जैसे सीरिया में, इजिप्ट में, ग्रीस में, और उसके बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा ने भी श्रीलंका में दूत भेजे। ट्राई एंड आइडेंटिटी, जैसा आपको मैप नंबर 6 में आपको गिवन है। ही बिल्ट रोड, उन्होंने सड़कें बनवाई, खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अलावा उन्होंने मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की। अब आपको दिया गया अशोक मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। अशोक का अपनी प्रजा को संदेश। लोग बीमार पड़ने पर, बच्चों की शादी होने पर, बच्चे पैदा होने पर या यात्रा पर जाने पर कई तरीके के अनुष्ठान करते थे। यह अनुष्ठान उपयोगी नहीं है। इसके बजाय यदि लोग अन्य प्रथाओं का पालन करते हैं तो यह अधिक फलदायी होगा। वे अन्य प्रथाएं और हैं, ये है दासों नौकरों के साथ नम्रता से पेश आना और अपने से बड़ों का आदर करना, सभी प्राणियों के प्रति दया का व्यवहार करना, ब्राह्मणों भिक्षुओं को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा करना या अपने धर्म का अपमान करना दोनों ही गलत है। दूसरों की आलोचना करना, प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म को प्रशंसा करता है और दूसरों के धर्म को आलोचना करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हमें दूसरों के धर्म के कुछ विचारों को समझने का प्रयास करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। अशोक के संदेश से इन हिस्सों को पहचाने जो आपके विचार में आज प्रसंग है। और ये आपको दिया गया है नीचे। ब्रह्मलिपि अधिकार आधुनिक वर्षों में ब्रह्मलिपि से विकसित हुए। यहाँ पर आप विभिन्न लिपियों में लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। जैसे अक्षर आ आप लोग देख सकते हैं कि ब्राह्मी में, देवनागरी में, बंगाली में और मलयालम में और तमिल में किस तरीके से आपको ए या फिर आ किस तरीके से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिस्कशन किया था इस वीडियो सेशन में और आपके पर्टिकुलर एक कीवर्ड्स आपके आए। एम्पायर हम लोगों ने डिस्कस किया, कैपिटल डिस्कस किया, प्रोविडेंस डिस्कस किया, धर्म क्या है, मैसेंजर क्या होता है, ऑफिशियल क्या है। हम लोगों ने इतने की टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए जो आपके इस लेसन में आपके आए थे। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेसन 7 है सीबीएसई क्लास 6 की हिस्ट्री के एनसीईआरटी का लेसन 7 फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न
कॉन्स्टेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप द टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे और पसंद आया हो तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज आज का जो लेसन 7 है सीबीएसई क्लास 6 हिस्ट्री का फिनिश होता है। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।